नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ की यूनिट 1 के बारे में और ये सेमेस्टर 3 का पार्ट है। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 की शुरुआत हो रही है आज की वीडियो से। ठीक है, और उसकी जो यूनिट 1 है वो बात करती है हिंदू मैरिज एंड डिसोल्यूशन की। तो बेसिकली ये जो यूनिट है ये हिंदू मैरिज एक्ट पे बेस्ड है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस हैं इस यूनिट के, वो हमें डिस्कस करने हैं। प्लस जो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। नेक्स्ट आपका आता है एवोल्यूशन एंड कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। एंड उसके बाद आपका इसी में सब टॉपिक आता है फॉर्म्स, वैलिडिटी एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ मैरिज। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में करा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलरली वैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज होती है प्लस वॉइडेबल मैरिज भी होती है। ठीक है, देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैट्रिमोनियल रेमेडीज। और इसमें जो फर्स्ट रेमेडी आती है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसमें थ्योरीज हैं, फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स एंड ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं। उसके बाद डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है। एंड लास्ट आता है आपका इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन एज अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स हैं इसमें। तो ये यूनिट शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एवोल्यूशन एंड कंसेप्ट ऑफ मैरिज। तो अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज देखें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, जो हिंदू लॉ है उसके अंदर मैरिज को एक सेक्रेमेंट मानते हैं, मतलब एक रिलीजियस एस्पेक्ट देते हैं हिंदू लॉ के अंदर। इसमें जो होता है वो क्या होता है, उसमें होता है आपका 7 फेरे, यानी कि इसको हम रिलेट करते हैं एक संस्कार से। जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर 16 संस्कारों का प्रोविजन है और उस प्रोविजन में से एक संस्कार को बोलते हैं हम मैरिज। ठीक है, अब ये क्या है, सेक्रेट और लीगल यूनियन है। बेसिकली क्या है, सेक्रेट तो है मतलब रिलेट्स टू द रिलीजन, प्लस आज की डेट में ये लीगल भी है। एंड इसमें अगर हम देखें एवोल्यूशन कैसे हुआ तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज क्या था। तो एंशिएंट कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि पहले किस तरीके से होती थी मैरिजेस। ठीक है, तो अभी जो मैंने बात आपसे कही कि जो 16 संस्कार होते हैं हिंदूज में, वो उसमें से एक संस्कार होता है मैरिज। ठीक है, ये क्या है, लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है। मतलब क्या है, अगर मैं रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करूं तो रिलीजियस एस्पेक्ट में मैरिज का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। बट जो लॉ है हमारा, जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक प्रोस्पेक्ट होता है मैरिज का, उस प्रोस्पेक्ट के अंदर डाइवोर्स का प्रोविजन होता है। ठीक है, तो अगर मैं रिलीजियस प्रोस्पेक्ट की बात करूं, मैरिज एज अ सेक्रेमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है और ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बाय ह्यूमन विल। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज योर धर्म, मतलब वाइफ की रक्षा करना या हस्बैंड को साथ देना, दिस इज द धर्म। ठीक है, मतलब राइटियसनेस। साथ ही साथ परजना मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, जो अपना परिवार बढ़ाने का रस्म और रिवाज होता है उसकी बात हो रही है। एंड रति दैट इज प्लेजर एंड कंपेनियनशिप। तो मतलब बेसिकली हिंदू में जो कहा जाता है अर्धांगिनी और अर्धांग वाला सिस्टम, कि मतलब जब शादी हो जाती है तो वाइफ हस्बैंड की अर्धांगिनी हो जाती है, मतलब आधा अंग, दैट इज लेफ्ट पार्ट। एंड जो हस्बैंड है वो वाइफ का आधा अंग हो जाता है, दैट इज अर्धांग। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्क्रिप्चरल एंड स्मृति बेस्ड एवोल्यूशन कैसे हुआ वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो ड्यूटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन वर्ण दैट इज कास्ट एंड आश्रम दैट इज स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है। प्लस वर्ण मतलब कास्ट सिस्टम, डिवीजन बिटवीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट वैदिक एंड स्मृति एरा दैट इज मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि मैंने आपसे डिस्कशन कर चुका था लीगल मेथड में कि जो हिंदू लॉ का एवोल्यूशन हुआ है, लॉ के एवोल्यूशन की अगर हम देखें या फिर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की अगर बात करें तो वो कहां से आया है, बेसिकली मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति एज वेल एज नारद स्मृति। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ 8 टाइप ऑफ मैरिज। बेसिकली 8 टाइप ऑफ मैरिज जो थी हमारा वो होती थी पहले इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली चीज क्या थी, ब्रह्म मैरिज, जिसमें फादर अपनी बेटी को देता था, जो कि एक ऐसे पुरुष को देता था जो कि समर्थ व्यक्ति था, मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति था, जिसका कंडक्ट अच्छा था, उसको पिता अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को देता था। दिव्य दैट इज डॉटर गिवन टू प्रीस्ट एज अ गिफ्ट ड्यूरिंग अ सैक्रिफाइस, जहां पे पंडित या पुजारी को एक पूजा के दौरान अपनी बेटी को दे दिया जाता था एज अ गिफ्ट। ठीक है, देन अर्श दैट इन्वॉल्व्स सिंबॉलिक गिफ्ट लाइक काउ एंड बुल, जैसे जब शादी होती थी तो जो लड़की की फैमिली होती थी वो गाय और बैल देती थी ताकि एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट दिखा सके लड़के वालों के प्रति। देन प्रजापत्य दैट इज मैरिज फॉर धर्म एंड कंपेनियनशिप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपका अप्रूव फॉर्म थी, अब आता है आपका डिसअप्रूव फॉर्म। मतलब ये जो पहले वाली फॉर्म थी इसको सोसाइटल अप्रूवल मिलता था, मतलब लोग प्रेफर करते थे कि इस तरीके की मैरिज हो जाए। बट डिसअप्रूव फॉर्म में
मैरिज हो तो जाती थी, माना तो उसे मैरिज ही जाता था, बट उसे लोग पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले असुर विवाह। ठीक है, मैरिज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो बेच देना। ठीक है, तो ये होता तो था बट इसे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। देन गंधर्व विवाह, लव मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, देन राक्षस विवाह, मैरिज बाय कैप्चर, जो वॉरियर्स करते थे, युद्ध में गए और जीत गए तो वहां की जो राजकुमारियां थी उनसे शादी कर लेते थे, दैट इज मैरिज बाय कैप्चर। एंड देन पिशाच विवाह, दैट इज मैरिज बाय सेडक्शन और अंडर इंटॉक्सिकेशन, नशा करा दिया और फिर शादी कर ली। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, ये अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज तो नहीं थी पर ये होती थी, मतलब समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था बट ये होती थी, एग्जिस्टेंस था इनका। देन मैरिज अंडर मॉडर्न हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो सेक्युलराइजेशन हो गया, मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया, मतलब इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। और सेक्युलर स्टेट होने की वजह से वहां पे क्या है, ह्यूमन राइट्स का एक एंगल है जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइडेड है। और फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 21 में फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है जिसके अंदर डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली आता है क्या, राइट टू मैरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राइट मैरिज है उसका राइट कहीं ना कहीं कहां से बिलोंग कर रहा है, फंडामेंटल राइट से बिलोंग कर रहा है, बट जो मैरिज होनी चाहिए वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक पार्ट है बट डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। देन दिस इज योर केस लॉ जिसमें बताया गया है कि ऑनर किलिंग एंड इंटरफेरेंस बाय खप पंचायत इन मैरिज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। खप पंचायत बेसिकली क्या थी, एक पंचायत इंस्टीट्यूटेड बाय द विलेजर्स थी जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोग बैठते थे और उनकी रूढ़िवादी सोच की वजह से वो इंटरकास्ट मैरिजेस का विरोध करते थे, या फिर अगर मैं कहूं इन शॉर्ट तो लव मैरिजेस का विरोध करते थे। जहां पे लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं आता था, वो क्या करते थे, उस चीज का विरोध करते थे। और जो विरोध होता था वो इस लेवल पे होता था कि वो ऑनर किलिंग जैसी ब्रूटल मर्डर्स पे उतर आते थे। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट फिर आई, हिंदू मैरिज एक्ट आई आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी एंड रेमेडीज। तो इससे पहले क्या था, जो हमारे मॉरल वैल्यूज थे, हमारी जो हिंदू लॉ था उसके हिसाब से जज होता था, बट आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट एक पर्टिकुलर लॉ बन गया, उस पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पे हिंदू मैरिजेस को जज करना शुरू कर दिया गया, जिसमें डाइवोर्स का भी प्रोविजन आ गया एज वेल एज मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स का भी प्रोविजन आ गया। देन लीगल फीचर्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या है, फर्स्ट कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये बहुत मस्ट है कि पार्टीज की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टीज कंसेंट ना दें, मतलब लड़का और लड़की की अगर मर्जी ना हो तो शादी नहीं हो सकती एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। देन आता है आपका मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या है, जो लड़का है उसकी 21 ईयर्स है और जो लड़की है उसकी 18 ईयर्स है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका मोनोगेमी, मतलब वन मैरिज फॉर वन पर्सन। ठीक है, मतलब क्या है, अगर किसी का स्पाउस लिविंग है तो दूसरी शादी लीगली नहीं कर सकता, मतलब जो उसकी दूसरी शादी होगी वो वैलिड नहीं होगी, जो उसकी प्राइमरी यानी कि फर्स्ट मैरिज होगी वही वैलिड होगी इन द आइज ऑफ लॉ। देन मैरिज सेरेमनीज जो रिक्वायर्ड है वो आपका सेक्शन 7 में प्रोवाइडेड है, और जनरली जो होती है वो होती है सप्तपति। ठीक है, सप्तपति का मतलब 7 फेरे। ठीक है, जो कस्टमरी लॉ अगर कुछ अलग कहता है तो वो भी आपका रिकॉग्नाइज है इन इंडियन लॉ, बट जो आपका स्पेसिफिकली मेंशन है वो सप्तपति है। और द कस्टमरी लॉज जिसमें एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स जैसे वरमाला के थ्रू जिसमें शादी हो जाती है जिनके कस्टम्स में, वो भी अलाउड है, उसमें 7 फेरों की जरूरत नहीं होती। देन नो बार ऑफ कास्ट। तो अब क्योंकि राइट टू लाइफ है, दैट इज आर्टिकल नंबर 21 प्लस सेक्युलरिज्म है, जिसकी वजह से अब कास्ट का कोई भी बार नहीं है, तो मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस आर आल्सो अलाउड एज वेल एज इंटर रिलीजन मैरिजेस आर आल्सो अलाउड। ठीक है, अब दिस इज अ केस लॉ, ये आप देख लोगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं हमारा फॉर्म्स, वैलिडिटी एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ मैरिज पे। तो फॉर्म्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अगर एंशिएंट फॉर्म को डिस्कस करें तो ये हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह एंड राक्षस विवाह। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं डिस्कशन। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आज के फॉर्म्स पे, दैट इज वैलिडिटी एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ मैरिज। तो आज की डेट में 3 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं, दैट इज वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। तो अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी बहुत बातें याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वैलिड मैरिज का मतलब क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल। वॉइड मैरिज की अगर मैं बात करूं तो वॉइड मैरिज क्या होता है, नॉट इन्फोर्सिएबल एट ऑल। ठीक है, मतलब उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि मैरिज में तो हस्बैंड और वाइफ ही होंगे, तो मैरिज के कंसेप्ट में जो स्पाउस है, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ है, जो कपल है, उसके पास, उसमें से किसी एक के पास एक राइट होता है
कि वो जब चाहे उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है बाय द कोर्ट। ठीक है, तो वॉइड को अगर वॉइडेबल को मैं लिखूं तो इस तरीके से ब्रेक करके लिखा जाता है वॉइड प्लस एबल। जो मैरिजेस एबल हो वॉइड डिक्लेयर होने के लिए उनको बोला जाता है वॉइडेबल मैरिजेस। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि कौन सी मैरिज वैलिड मैरिज होगी, कौन सी मैरिज वॉइड मैरिज होगी और कौन सी मैरिज वॉइडेबल मैरिज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं वैलिड मैरिज पे। तो वैलिड मैरिज क्या है? जो मैरिज सेक्शन 7 के हिसाब से सोलेमनाइज्ड हो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब सेक्शन 7 में सोलेमनाइजेशन के लिए सेक्शन 5 में कंडीशंस दी हुई हैं। जब तक सेक्शन 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक सेक्शन 7 में सोलेमनाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 5। इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ द सेक्शन। जब तक सेक्शन 7 को आपको फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपकी वैलिड मैरिज नहीं होगी, और सेक्शन 7 को फुलफिल करने के लिए सेक्शन 5 आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब सेक्शन 5 में कंडीशंस देखते हैं क्या है हिंदू मैरिज के लिए वैलिड होने के लिए। फर्स्ट इज मोनोगेमी, मतलब आपका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। सपोज दैट एक्स और वाई ने मैरिज करी और एक्स दूसरी शादी करना चाहता है, तो उसके लिए वाई का जिंदा रहना जरूरी नहीं है। अब अगर एक्स का मर्डर कर देता है तो जेल चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब वाई की नेचुरल डेथ हो जानी चाहिए बिफोर एक्स प्रोसीड्स फॉर अनदर मैरिज। ठीक है, मतलब नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन तो मैं बता ही चुका हूं। देन दिस इज योर एग्जांपल, ये और ये आपका केस लॉ है। ठीक है, इन केस अगर मान लो बाइगेमी हो जाती है तो उस केस में जो मैरिज लॉफुली रिकॉग्नाइज्ड होगी फर्स्ट टाइम वो मैरिज मानी जाएगी। सपोज दैट 7 फेरे रिकमेंडेड हैं इन एनी कस्टमरी लॉ या फिर एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अब 7 फेरे होने के लिए लड़का और लड़की का प्रेजेंस होना जरूरी है, बट कोई लड़का किसी लड़की को मिसगाइड कर देता है कि हमारे 7 फेरे हो चुके हैं और वो इस बात पे बिलीव कर लेती है, और वही लड़का दूसरी मैरिज भी कर लेता है। क्योंकि इस पहली वाली मैरिज में 7 फेरे नहीं हुए थे तो वो मैरिज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिविल यूनियन। वो आप एक साथ रह रहे हो, काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, बट जहां पे 7 फेरे हुए वो मैरिज रिकॉग्नाइज होगी और जो दूसरी मैरिज होगी वो हो जाएगी नल एंड वॉइड। तो अगर मान लो इस लड़के ने दूसरी बार शादी की और वहां 7 फेरे ले लिए और पहली वाली में 7 फेरे नहीं हुए थे और बाद में लड़की बोले 7 फेरे लेने के लिए और ले भी ले, तब भी ये नहीं कह सकती कि इसके 7 फेरे रेट्रोस्पेक्टिवली चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरी मैरिज होगी वो पहली मैरिज हो जाएगी, और जो पहली मैरिज थी क्योंकि वो थी नहीं तो इसलिए वो सेकंड मैरिज हो जाएगी, और इसमें जो वैलिड मैरिज कहलाएगी होगी फर्स्ट मैरिज, और लड़के को बाइगेमी के लिए केस किया जाता है। ठीक है, देन सेकंड आता है आपका मेंटल कैपेसिटी। तो मेंटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? वैलिड कंसेंट, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था तो उसमें हमने वैलिड कंसेंट का प्रोविजन डिस्कस किया था। प्लस ये तो हो गया एज, प्लस एज के अलावा जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको भी हम ध्यान रखेंगे कि लड़का और लड़की में से कोई मेंटल डिसऑर्डर से बीत ना रहा हो जो कंसेंट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज दैट किसी पर्सन को फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, अब उस पर्सन ने मैरिज के लिए यस बोला इन दैट ड्यूरेशन, जहां पे वो नॉर्मल था, तो उस ड्यूरेशन की कंसेंट को हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज वहां पे रीजन क्या है कि मेंटली फिट होना एक अलग बात है और मेंटली अनफिट होना एक अलग बात है। यहां पे हम लीगल इंसेनिटी की बात कर रहे हैं। लीगल इंसेनिटी का मतलब क्या है? जिस दौरान वो काम हो रहा है कंसेंट वाला, उस दौरान वो फिट होना चाहिए। बेशक मान लो 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से वो 23 आवर्स परेशान रहता है, मेंटली इल रहता है। अब जो 1 आवर बचा, 1 आवर की ड्यूरेशन में ही इज और शी इज मेंटली फिट, वहां पे प्रॉपर फिट है वो, और उस 1 आवर की ड्यूरेशन में वो किसी को कंसेंट देता है, तो वो कंसेंट क्या होगी? वैलिड कंसेंट होगी एज पर द लॉ, बिकॉज ऑफ लीगल इंसेनिटी। मतलब लीगल इंसेनिटी का मतलब क्या है? वो 23 आवर्स जहां पे वो लीगली इंसेन है, जहां पे वो डिसीजंस नहीं ले सकता, उस ड्यूरेशन में अगर वो कंसेंट दे रहा है तो उस कंसेंट का कोई भी मतलब नहीं है। देन एज ऑफ द पार्टीज, एज ऑफ द पार्टीज बहुत मैंडेटरी है, दैट इज 21 ईयर्स फॉर द ग्रूम एंड 18 ईयर्स फॉर द ब्राइड। ठीक है, इसको भी बढ़ाने की बात चल रही है, बट इसको अभी तो फिलहाल यही है। प्लस इसमें एक्सप्लेनेशन है, इट एम्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, दो सच मैरिज इज नॉट वॉइड, इट इज पनिशेबल अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, तो अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो चाइल्ड मैरिज इज नॉट वॉइड, वॉइड नहीं होती, वो क्या होती है? वो पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, प्लस उस मैरिज का क्या भाई, आपने पनिशमेंट तो दे दी, उस मैरिज का क्या? तो मैरिज की केसेस में, जो चाइल्ड मैरिज के केसेस होते हैं, तो जब लड़का और लड़की 18 साल के होने वाले होते हैं, जब उनके पास लीगल एज आती है अपने डिसीजन लेने के लिए, तो वो उस मैरिज से स्टेप आउट कर सकते हैं। उनके पास राइट होता है विद इन 2 ईयर्स कि वो अपनी मैरिज से रिवोक कर सकते हैं और स्टेप आउट कर सकते हैं। दैट इज वाई जो चाइल्ड मैरिज होती है वो वॉइडेबल मैरिज होती है। ठीक है,
देन दिस इज योर केस लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंडीशन आती है दैट इज नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। तो बेसिकली हिंदू लॉ के अंदर 2 डिग्रीज बनाई गई, दैट इज फर्स्ट इज प्रोहिबिटेड डिग्री एंड इसी में आती है सपिंदा रिलेशंस। ठीक है, सपिंदा रिलेशंस। नेक्स्ट प्रोविजन में हम सपिंदा रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रोहिबिटेड डिग्री का अगर हम देखें तो प्रोहिबिटेड डिग्री में सिर्फ क्या है, ब्रदर सिस्टर, अंकल नाइस एंड आंट नेफ्यू। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कोई भी पर्सन इस रिलेशंस में शादी नहीं कर सकता। ठीक है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, बट 4 कंडीशंस अप्लाइड। अगर आपका कस्टम अलाउ करता है कि इन रिलेशंस में शादी हो जाए तो वो शादी हो सकती है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, बिकॉज जो हिंदू मैरिज लॉ है वो डिराइव फ्रॉम द कस्टम्स है, फ्रॉम द ट्रेडिशंस है। तो कस्टम्स मींस द ट्रेडिशंस दैट आर फॉलोड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जो बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी उसको फॉलो करती है, तो उसको कस्टम मान लिया जाता है। और अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपकी कस्टम में ये मैरिजेस अलाउड हैं, तो उस केस में आप मैरिज कर सकते हो, ये वाली प्रोहिबिटेड डिग्रीज में भी मैरिज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट केस पे, दैट इज नॉट विद इन सपिंदा रिलेशनशिप। मतलब सपिंदा नहीं होने चाहिए। और सपिंदा का मतलब क्या है, 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड। बट फिर से कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अगर कस्टम अलाउ करे तो कर सकता है, अगर कस्टम अलाउ करे तो कर सकता है, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, बिकॉज जो हिंदू लॉ है वो बना ही कस्टम्स के बेसिस पर है। एंड देन दिस इज योर केस लॉ। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 5 की कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो अब आ जाओ सेक्शन 7 पे, जिसमें सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज है। और इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद आपकी हो जाती है वैलिड मैरिज। ठीक है, तो वैलिड मैरिज के लिए आपको क्या करना है, सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज। ठीक है, एसेंशियल पॉइंट क्या है, अगर 7 फेरे यानी कि सप्तपति इज अ कस्टमरी, देन मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग एट द 7th स्टेप। तो बेसिकली जब 7 फेरे आपके में होने हैं, सपोज दैट आपका कस्टम ऐसा है जहां पे 7 फेरे से शादी होती है, तो जैसे ही 7th स्टेप कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी शादी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, वैलिड मान ली जाएगी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, अगर सेक्शन 5 की कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो। ठीक है, और अगर मान लो आपके कस्टमरी लॉ में 7 फेरे का प्रोविजन नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स या फिर रिंग सेरेमनी के थ्रू शादी हो जाती है, ऐसा कुछ मान्यता है आपकी, कस्टम है, तो उस केस में आपको 7 फेरे लेने की मैंडेटरी नहीं है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो आप कस्टमरी लॉ के हिसाब से, जो भी आपका कस्टम कहता है उसके हिसाब से आप शादी करोगे, और जैसे एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स होगा वैसे ही आपकी क्या होगा, मैरिज फुलफिल हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ रिंग्स होते ही। ठीक है, जो भी आपका कस्टम है जैसे ही उसका फाइनल स्टेप पूरा होगा वैसे ही आपकी शादी क्या होगी, सोलेमनाइज्ड मानी जाएगी, मतलब वैलिड मानी जाएगी, अगर सेक्शन 5 की कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो। ठीक है, अब दिस इज योर केस लॉ और फिर ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं आगे, रेलेवेंट केस लॉज हैं आप देख लोगे। अब उसके बाद ये हो गई कहानी वैलिड मैरिज की। अब समझते हैं वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज का मतलब क्या है, दैट इज नल एंड वॉइड, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो आप लोगों ने टर्म सुना होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही जो खारिज है, बेकार है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, नो लीगल एग्जिस्टेंस एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 11। तो वॉइड मैरिज का जो प्रोविजन है कहां है, सेक्शन 11 में है, ये आप ध्यान रखोगे, ये आपको लॉ में बहुत जरूरी है सेक्शंस वगैरह याद करना, और आपके एग्जाम्स में भी आप मेंशन करोगे ही करोगे इस चीज। ठीक है, अब वॉइड मैरिज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है बाइगेमी। तो अगर मान लो एक्स और वाई इनकी फर्स्ट शादी हो चुकी है, एक्स पर्सन दूसरी शादी कर ले जेड से, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली मैरिज होगी वॉइड, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। एज पर सेक्शन 5 मोनोगैमी इज द ओनली प्रोविजन इन इंडियन लॉ एज वेल एज स्पेसिफिकली इन हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, देन उसके बाद करें तो सेकंड चीज आती है प्रोहिबिटेड डिग्री। अगर आपने प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करी और आपका कस्टम वो चीज अलाउ नहीं करता, प्रूफ नहीं कर पा रहे कि आपका कस्टम अलाउ करता है, तो मैरिज क्या होगी, वॉइड। ठीक है, देन सपिंदा रिलेशनशिप। सपिंदा रिलेशनशिप में अगर आपने शादी करी और आपका कस्टम प्रूव नहीं कर पाए कि आपका कस्टम वो चीज अलाउ करता है, तो क्या होगा, वो मैरिज होगी वॉइड। ठीक है, अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि जो वॉइड मैरिजेस होती हैं, जो वॉइड मैरिज होंगी उसमें कोई भी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होंगी, जस्ट लाइक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं हो सकती, ना राइट्स होते। इट कैन बी डिक्लेयर वॉइड बाय द डिग्री ऑफ द नलिटी। तो डिग्री ऑफ द नलिटी के थ्रू इसको वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है, हालांकि इसको इजी होता है प्रूव करना इन द कोर्ट्स। देन चिल्ड्रन आर स्टिल लेजिटिमेट एज पर सेक्शन 16। अब यहां पे लेजिटिमेसी का मतलब क्या है, वो बच्चे जायज हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो एक्स और वाई का अगर बच्चा है ए और एक्स और जेड का एक बच्चा है बी, तो ए के पास प्रिविलेज होगी ओवर बी। कैसे, अगर मैं बात करूं इन दोनों की, सिर्फ एक्स और वाई की, तो ए के पास ये प्रिविलेज है
कि वो इनकी प्रॉपर्टी का तो हकदार है ही, हिस्सेदार है ही, प्लस जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, मतलब एक्स के फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उस पे भी उसका हिस्सा है, प्लस वाई के फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उस पे भी उसका हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बी की, जो कि एक्स और जेड का बच्चा है, तो इसकी जो राइट्स हैं, इसकी जो राइट्स आते हैं रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, वो सिर्फ मदर और फादर तक लिमिटेड होते हैं। सिर्फ मदर और फादर, मतलब एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड तक, और किसी पे नहीं जाते, मतलब एक्स के फादर पे नहीं जाएंगे और जेड के फादर पे नहीं। ठीक है, तो इसकी लेजिटिमेसी सिर्फ इतनी रहती है। एंड दिस इज अ केस लॉ, ये केस लॉ आप देख लोगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, देन दिस इज योर केस लॉस, आप देख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड मैरिजेस। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूं, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिजेस आर लेजिटिमेट एंड कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स बट नॉट फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्रोपार्शनरी प्रॉपर्टी। तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से तो इनहेरिट कर सकते हैं, बट एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब वॉइडेबल मैरिज पे आ जाते हैं। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या है, जो सेक्शन 12 में दिया हुआ है, मतलब हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक के पास यह अधिकार है कि उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है बाय द कोर्ट। ठीक है, और अगर वॉइड डिक्लेयर हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो वाला, कि वो शुरुआत से उसको खारिज माना जाएगा। ठीक है, अब ग्राउंड्स क्या है वॉइडेबल मैरिज के लिए, ग्राउंड्स क्या है, इंपोर्टेंसी। अब सपोज दैट एक्स एंड वाई, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, वाइफ है एक्स, ठीक है, और हस्बैंड है वाई। ठीक है, अब इंपोर्टेंसी का अगर ग्राउंड है, सपोज दैट एक्स इज इंपोर्टेंट, ठीक है, तो वॉइडेबिलिटी की राइट किसके पास जाएगा, वाई के पास। ठीक है, अब सपोज दैट वाई इज इंपोर्टेंट, तो वॉइडेबिलिटी का ग्राउंड किसके पास जाएगा, एक्स के पास। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो सफर कर रहा होगा उसके अपोजिट जेंडर के पास, यानी कि अपोजिट पार्टनर के पास वो राइट जाएगा कि वो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सके। ठीक है, लैक ऑफ वैलिड कंसेंट, सपोज दैट इसी की बात कर लें, तो एक्स ने वैलिड कंसेंट नहीं दी, मान लो एक्स के माथे पे पिस्तौल लगाई हुई थी कि वाई से शादी करो अदरवाइज मार देंगे, एक्स की वैलिड कंसेंट नहीं है। ठीक है, फ्री विल से कंसेंट नहीं आई, तो एक्स के पास ये राइट है कि वो वाई से शादी तोड़ सकती है। सिमिलरली अगर वाई से जबरदस्ती करी हुई है एक्स से शादी कराने के लिए, तो वाई के पास ये राइट है कि वो एक्स से शादी तोड़ सकता है बाय फोर्स और कोर्जन और फ्रॉड अबाउट आइडेंटिटी, रिलीजन और मटेरियल फैक्ट। अब इसमें कहानी है, एक पर्सन, जैसे होता है ना अरेंज मैरिजेस में, लड़का देखने जाता है लड़की को, तो जब लड़की को देखने गया तो प्रॉपर एक अलग छवि दिखाई गई लड़की की, और जब शादी हुई तो उसे एक अलग छवि देखने को मिली लड़की की। तो बेसिकली क्या है, दैट इज फ्रॉड अबाउट मटेरियल फैक्ट्स, दैट पर्सन वाज चेंज्ड। ठीक है, कोई और व्यक्ति है जिसको दिखाया गया और कोई और व्यक्ति है जिससे शादी की गई, या फिर उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया कि वो पर्सन कंफ्यूज है, मतलब प्रॉपरली कंफ्यूज है कि वही पर्सन को वो देखने आया था जिससे शादी हुई है। ठीक है, जिस तरीके से आजकल होता है फ्रॉड के केसेस में। या फिर अगर मैं बात करूं तो मटेरियल फैक्ट में आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल्सो। तो अगर एजुकेशन में बताया कि लड़का जो है सो पढ़ा लिखा, सो एंड सो पढ़ा लिखा है, या लड़की सो एंड सो पढ़ी लिखी है, और एग्जैक्टली शादी जब हुई तो पता लगा भाई हम तो कालाक्षर भैंस बराबर वाले हैं, तो उस केस में पता लगता है कि दैट इज लैक ऑफ वैलिड कंसेंट। आपने झूठ बोल के किसी से कंसेंट ली है। ठीक है, या तो रिलीजन झूठा बताया आपने, ठीक है, आइडेंटिटी झूठी बताई, कुछ भी झूठा बताया आपने, तो उस केस में आपके पास वॉइडेबल मैरिज का राइट आ जाएगा और आप उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो जिस पर्सन से झूठ बोला गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि झूठ किस लेवल का, सपोज दैट कुंडली का झूठ बोला गया। ठीक है, कुंडली का झूठ बोला गया, तो इसको बहुत बड़ा मेजर झूठ नहीं माना जाता इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जनरली जो पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब जो डिग्री बेस्ड चीजें हैं, उसका माना जाता है, क्योंकि कुंडली का बनाना एस्पेक्ट उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है एज पर हिंदू लॉ। ठीक है, देन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर कोई व्यक्ति पागल है, मतलब दिमागी तौर से गुजर रहा है, जिसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में उसको वॉइडेबल कर दिया गया है, मतलब उस पर्सन से डाइवोर्स लिया जा सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ बाय अनदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये स्पेसिफिकली हस्बैंड के लिए राइट है कि वाइफ अगर प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले किसी और से प्रेग्नेंट थी, और शादी के बाद, मतलब शादी के ड्यूरेशन में पता लगा, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने में और प्रेगनेंसी का पता चलने में टाइम लग जाता है, तो शादी हो गई, उसके बाद पता लगा कि भाई ये तो किसी और से प्रेग्नेंट थी, तो उस केस में वो वॉइडेबल मैरिज होगी बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द हस्बैंड। तो उसके लिए वॉइडेबल मैरिज है और वो कोर्ट में जाके उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसके लिए एक लगता है लिमिटेशन पीरियड कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके साथ फोर्स हुआ, आपके साथ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, प्रेगनेंसी थी, ये था वो था, तो आप कब तक जो है
वॉइडेबल बनाओगे। भाई ऐसे तो पूरी जिंदगी नहीं, भाई 30 साल हो गए शादी में रहते हुए, पता लगा अब बोले जाके जी हम तो वॉइड मैरिज में रह रहे थे, वॉइडेबल में रह रहे थे, तो ये तो मतलब नहीं है ना, कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या है, पिटीशन जो है वो 1 साल के अंदर फाइल होनी चाहिए फ्रॉम डिस्कवरिंग द ग्राउंड। मतलब जैसे मान लो फ्रॉड, प्रेगनेंसी या कोर्जन वगैरह का है तो 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और फोर्स वगैरह का है या कोर्जन का है तो 1 साल फ्रॉम सीजिंग ऑफ सच फोर्स। मतलब आपको 1 साल याद रखना है कि 1 साल के अंदर आपको केस फाइल करना है, जैसे आपको पता लगे तैसे ही, ठीक है। जैसे आपके कनपट्टी में पिस्तौल लगी थी, आज की डेट से वो हटती है, तो आज की डेट से आपके पास 1 साल का टाइम है कि आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। देन दिस आर योर एग्जांपल्स, ठीक है, ये आप पढ़ लोगे, इसमें डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन दिस आर योर रेलेवेंट केस लॉज, ये आप देख लोगे, ठीक है। अब उसके बाद एक कंपैरेटिव टेबल है वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड मैरिजेस की, तो ये आप देख लोगे, ठीक है। इसमें आपको समझ में कुछ ऐसा है नहीं जो आए ना, क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूं, तो आपको टेबुलर फॉर्म में इजी रहेगा समझने में, ठीक है। एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैट्रिमोनियल रेमेडीज। मैट्रिमोनियल रेमेडीज का मतलब ही हो जाता है कि भाई शादी तो कर ली, शादी के बाद ये पापड़ बेलने आसान नहीं है, ठीक है। तो शादी के बाद की सिचुएशन क्या है, उसके लिए कुछ रेमेडीज दी गई हैं कि भाई अगर आपको दिक्कत आए तो आप कानूनन हेल्प ले पाओ, ना कि आप अपना दिमाग लगाओ या रिश्तेदारों की हेल्प लो। भाई रिश्तेदारों की हेल्प लेने जाओगे तो वैसे भी बेड़ा गर्क होना है, ठीक है। तो शादी के बाद जो रेमेडीज हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, एक आउट ऑफ लॉ की बात बता रहा हूं कि आपको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है। अदरवाइज लॉ के पास प्रोविजन है कि वो आपकी रेमेडी दे सकता है, आपको रेमेडी दे सकता है, रिश्तेदारों का सहारा नहीं लेना, ठीक है। फर्स्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो मतलब क्या है कि भाई कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है, मैरिज राइट्स, दैट इज कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो अगर हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं और एक कोई दूसरा व्यक्ति को छोड़ देता है, दूर जाके रहने लगता है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो उस केस में हस्बैंड या वाइफ दोनों के पास राइट है आरसीआर की एप्लीकेशन लगाना, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एज पर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन को लगाने के बाद होगा क्या, कोर्ट ऑर्डर करेगी या फिर कोर्ट सामने वाली पार्टी से पूछेगी कि भाई वो अलग क्यों रह रहा है, व्हाट इज द रीजन। और जब वो पूछेगी तो क्या होगा कि वो अगर उसके पास कोई लॉजिकल या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है अलग रहने का, तो उस केस में उसको ऑर्डर कर दिया जाएगा कि भाई आप दोनों साथ में रहो और अपनी मैरिज को कंटिन्यू करो, ठीक है, रेस्टिट्यूट करो, जहां से छोड़ा था उसको वहीं से शुरू करो और एक नई शुरुआत करके उस चीज को आगे लेके जाओ, ठीक है। Restitution of conjugal right is a legal remedy available to spouse when other spouse has withdrawn from their society, that is cohabitation, without reasonable cause। भाई आपने एक दूसरे की सोसाइटी का, दूसरे के घर का त्याग कर दिया, दूसरे के साथ का त्याग कर दिया, कोई रीजन आपके पास है ही नहीं, कोई वैलिड रीजन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा कि भाई आप जाओ, एक मौका उसको दो, उसके साथ रहो, क्यों आप ऐसे इश्यूज बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं रेज्यूम लिविंग विद द पार्टनर। जो भी आपने चूज किया था, डिसीजन लिया था, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश तो करो, आप तो ऐसे ही भाग रहे हो, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। When either husband or wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party मतलब जिसको छोड़ा गया है, जो रहना चाहता है, रहना है तेरे दिल में, ठीक है, तो जो रहना चाहता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या है, जनरली आज की डेट में लगभग हर जगह फैमिली कोर्ट स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो फैमिली कोर्ट में अप्लाई कर सकता है अंडर सेक्शन 9 फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स, जहां पे हस्बैंड और वाइफ जिसने भी छोड़ा है उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि भाई पहले आप रीजन बताओ क्यों छोड़ा है, अगर वैलिड रीजन नहीं है तो आप उसके साथ रहो जाके। देन कंडीशंस क्या है, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। भाई रेस्टिट्यूट तो आप तभी करोगे कॉन्जुगल राइट्स को जब आपकी मैरिज वैलिड हो, अगर आपकी मैरिज ही वैलिड नहीं है तो फिर तो सारा खेल ही खत्म। भाई शादी तो होनी चाहिए उसके लिए वैलिड। उसके बाद वन स्पाउस हैज विड्रॉन फ्रॉम अनदर सोसाइटी, भाई एक को दूसरे को छोड़ के जाना पड़ेगा तभी तो कोर्ट जाओगे, नहीं तो पागल थोड़ी हो जो कोर्ट जाओगे, ठीक है। देन विड्रॉल इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि हस्बैंड वाइफ को मार रहा हो, सुबह शाम पीटता हो, बेल्ट चलाता हो और वाइफ चली जाए और कोर्ट से बोले जी कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, वापस बुला दो, तो कोर्ट पागल थोड़ी है, वो पूछेगा और जब वाइफ उसे बताएगी तो ऐसे एक्सक्यूजेस तो रीजनेबल माने जाएंगे ना। या फिर हस्बैंड का मॉरल कैरेक्टर स्ट्रांग ना हो, किसी लड़की के साथ लिविंग में रहता हो या फिर ऐसी कोई हरकतें करता हो कि किसी लड़की को घर में लेके आ जाता हो, वाइफ के सामने ऐसा बोल रहा है, तो ये क्या है, रीजनेबल एक्सक्यूज है। तो रीजनेबल एक्सक्यूज का मिसिंग होना जरूरी है, तभी ये डिग्री ऑर्डर होती है। कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट एंड नो लीगल ग्राउंड एग्जिस्ट टू डिनाई द रिलीफ। अगर स्टेटमेंट सही है तो कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को छोड़ा जा सके, ठीक है। देन एलिमेंट्स क्या है, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब रिफ्यूजल टू कोहेबिट, शेयर कंपेनियनशिप एंड परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली अगर मैरिटल ऑब्लिगेशंस की मैं बात करूं तो कोहेबिटेशन इज द फर्स्ट थिंग, साथ ही साथ कंपेनियनशिप, साथ देना एक दूसरे का, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
साथ ही साथ मैरिटल ऑब्लिगेशंस, घर की जिम्मेदारियां आती हैं, तो वो सारी चीजों से अगर कोई व्यक्ति छोड़ दे, ठीक है, उन जिम्मेदारियों से हट जाए, साइड हो जाए, तो मैरिज का कोई प्रोस्पेक्ट बचता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोविजन, दैट इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, दैट इज क्रुएल्टी, डिजर्शन, एडल्ट्री और एनी वैलिड रीजन इज कंसिडर्ड अ रीजनेबल एक्सक्यूज। भाई मारपीट हो रही है, मेंटल हो रही है, क्रुएलिटी, भाई दिन रात परेशान कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, डिजर्ट कर रखा है, छोड़ रखा है, मतलब ऐसे रह रही जैसे कोई उसकी इज्जत नहीं घर के अंदर, या हस्बैंड ऐसे रह रहा है जैसे कोई इज्जत नहीं उसके अंदर, एडल्ट्री करता है भाई, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ये सब क्या है, वैलिड रीजन माने जाते हैं एज अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर डिजर्शन। भाई छोड़ के गया है, वो क्यों छोड़ के गया है, इसलिए छोड़ के गया, ठीक है, तो ये वैलिड एक्सक्यूज माने जाते हैं। अगर कोई वैलिड रीजन है तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को मना किया जा सकता है इजीली। देन दीज आर योर एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल देख लोगे आप, और इन एग्जांपल्स को आप अपने एग्जाम में बिना झिझक के मेंशन कर सकते हो, बिकॉज इट इज एग्जाम ऑफ फैमिली लॉ, ठीक है। अब ये केस लॉज हैं, आपको सिर्फ एग्जांपल पे टिक के नहीं रहना, आपको केस लॉज भी मेंशन करने हैं। तो आपको ये मैंने सिंपलर फॉर्म में केस लॉज प्रोवाइड किए हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। देन दिस इज योर नेक्स्ट केस लॉ। तो आपको जनरली 1 से 2 केस लॉज पर टॉपिक याद होने चाहिए। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका थोड़ा सा इंटर्नशिप पोर्शन है जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी टूल की तरह यूज किया जाता है। जनरली जो वाइफ जब छोड़ के जाती है, क्योंकि भाई हस्बैंड का घर है, हस्बैंड तो छोड़ के बहुत रेयर जाएगा, है ना, तो अगर वाइफ छोड़ के जाती है और वाइफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती है डाइवोर्स के लिए, तो जनरली ये प्रैक्टिस की जाती है कि हम आरसीआर के लिए जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ हस्बैंड। तो जब हम आरसीआर के लिए जाते हैं, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जाते हैं, तब वहां पे वाइफ से पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन ऑफ योर डिनाइल। तो भाई मेंटेनेंस दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो इससे अच्छा हमारे साथ वाइफ आके रहे, अगर हम रीजनेबल हैं तो, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक टूल है, ताकि जो मैरिज है उसको बचाया जा सके इंस्टेड ऑफ उसको तोड़ना, ठीक है। देन ये सिविल रेमेडी है, ये आप ध्यान रखोगे कि इसमें कोई भी क्रिमिनल रेमेडी नहीं है, मतलब जेल वगैरह नहीं हो सकती। देन कैन नॉट फोर्स फिजिकल रिलेशन, फोर्स नहीं किया जा सकता फिजिकल रिलेशन, आप जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते कि आना ही पड़ेगा। रीजन पूछा जाता है कि भाई अगर ऐसा ऐसा रीजन नहीं है तो आप क्यों रह रहे हो, क्यों भाई क्यों, एक तरीके से काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। देन प्रैक्टिकल आउटकम क्या है, इफ डिग्री इज ओबीड मैरिज इज रिस्टोर्ड। तो अगर डिग्री मान ली जाए, जो कोर्ट का आदेश मान लिया जाए, तो मैरिज क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। और अगर नहीं माना जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप दोनों एक साथ रहो, और नहीं रहते, फिर भी नहीं रहते, ऑर्डर देते, तो जबरदस्ती तो रख नहीं देंगे। तो उस केस में क्या है कि अगर 1 साल हो गया ऑर्डर आए हुए और नहीं माना आपने, तो ये क्या है, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाता है एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1 कैपिटल ए एंड सब क्लॉज नंबर 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको बोलते हैं इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज, कि भाई अब नहीं, शादी को रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब क्या है, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, बट ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, तो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ठीक है, यहां तक आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, ठीक। उसके बाद रेस्टिट्यूशन एंड द कॉन्जुगल राइट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां से आता है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। भाई अगर कोई पर्सन कहीं कंफर्टेबल नहीं है तो उसको छोड़ के जाने का अधिकार है, बिकॉज उसके पास राइट टू प्राइवेसी है एज पर आर्टिकल नंबर 21 एंड एज पर द जजमेंट ऑफ केस पुट टू स्वामी। तो वहां पे क्या है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कोर्ट ने, तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के लिए छोड़ना अलाउड है, बट रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। देन इक्वालिटी की बात होती है, जब हस्बैंड छोड़ने का अधिकार रख सकता है या हस्बैंड परेशान करने का, तो वाइफ के पास भी एक राइट होता है कि वो इक्वालिटी के तहत उस पर्सन को छोड़ सकता है। एंड देन फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वो भी एक राइट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन विद अदर रेमेडीज, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या है, ये आपका शादी को रिज्यूम करता है, शादी में जान डालता है, ठीक है। और जुडिशियल सेपरेशन क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ राइट्स है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे बाद में। तो जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली क्या है, जहां पे कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई आप दोनों अलग रहोगे, ठीक है। और जहां एक तरफ है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जहां पे कोर्ट कहता है कि भाई आप दोनों साथ रहोगे, ठीक है। देन डाइवोर्स, जो कि मैरिज खत्म ही कर देता है। एक मैरिज का राइट है जो मैरिज रिज्यूम करने की बात करता है, एक मैरिज का राइट है जो अलग करने की बात करता है, और एक मैरिज का राइट है जो मैरिज खत्म करने की बात, ठीक है। देन दिस इज योर कंक्लूजन ऑफ आरसीआर, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू लॉ। तो बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन क्या है, भाई जो आपके बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, एक व्यक्ति ने आपका घर छोड़ दिया, आपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगाई, नहीं मान, आप क्या करोगे, पीछे तो पड़ोगे नहीं। अब क्या है, आपके पास 2 रास्ते हैं भाई, या तो ऐसे ही रहो या फिर डाइवोर्स ले लो। अब डाइवोर्स तो आपको तुरंत मिल नहीं जाएगा भाई, डाइवोर्स तो छुटा छेड़ा बेसिकली क्या है कि आपकी शादी तोड़ी जा रही है, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब तो टूटेगी, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, शादी तोड़ने वाली बात हो गई। और हमारे
जो हिंदू लॉ है उसके अंदर मैरिज को सेक्रेमेंट माना जाता है। तो जब मैरिज को सेक्रेमेंट मान रहे हैं तो उसको इतनी जल्दी तोड़ कैसे सकते हैं, मुद्दा तो यही आ रहा है। तो फिर एक मौका दिया जाता है जुडिशियल सेपरेशन का, जहां पे अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है मगर आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में नहीं है, ये बीच का रास्ता है कि भाई आप दोनों थोड़ा अलग रह के देखो, शायद आप लोग एक दूसरे की कमी महसूस हो तो डाइवोर्स से पहले लौटाओगे। समझ रहे हो बात? तो अगर आप डाइवोर्स से पहले लौट आए तो बात बढ़िया हो गई, क्या दिक्कत है भाई, जिसलिए शादी हुई साथ निभाने के लिए, वो हो गया काम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जुडिशियल सेपरेशन इज अ लीगल रेमेडी अवेलेबल टू ईदर स्पाउस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। इट अलाउज द स्पाउस टू लिव अपार्ट विदाउट डिसॉल्विंग द मैरिज। भाई जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हो, अलग रह रहे हो, बट अभी शादी है, भाई हो सकता है कमी खले, एक दूसरे की याद आए, चीजें समझ में आए, भाई टाइम बोलता है ना, गिव मी सम टाइम, लिव मी अलोन, उस टाइप की चीजें। तो आजकल तो हो सकता है उस चीज से समझ में आए कुछ कि भाई हाँ उस पर्सन की जरूरत है, आपको उस पर्सन की जरूरत है, उसके बिना नहीं रहा जा रहा। तो वो चीज क्या है, वो सस्पेंशन है बेसिकली। एक चीज होती है, जैसे आप जॉब करोगे तो एक टर्म होता है सस्पेंशन और एक टर्म होता है टर्मिनेशन। तो सस्पेंशन मतलब क्या है, फॉर पर्टिकुलर पीरियड आपको सस्पेंड कर दिया गया जॉब से, कि मतलब इन दिनों आपको नौकरी पे नहीं आना। तो आपको समझ में आता है कि भाई आपकी कुछ गलती है, ये काइंड ऑफ पनिशमेंट ही है। और टर्मिनेशन मतलब परमानेंट आपको जॉब से निकाल दिया, खत्म कर दिया खेल। तो सिमिलरली जो जुडिशियल सेपरेशन है वो क्या है, सस्पेंशन ऑफ मैरिज राइट्स है, कि भाई कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और जब डाइवोर्स है दैट इज टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज, भाई मैरिज खत्म हो चुकी है, डाइवोर्स आप फ्री हो गए, अब आप ना हस्बैंड ना वाइफ, कोई टाइटल नहीं है आपके पास, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अब जो जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड है वो डाइवोर्स वाले ही ग्राउंड है एज पर सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, ठीक है। तो जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है वही ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन है, बट जुडिशियल सेपरेशन आपका डाइवोर्स से पहले की स्टेज है और वहां पे आपका टाइटल नहीं छीना जाता ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। प्लस उसमें जो कोहैबिटेशन होता है, जो मैरिज का एक राइट माना गया है, कोहैबिटेशन वाला राइट, वो अलाउड नहीं होता इन जुडिशियल सेपरेशन। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन, तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो एफआईआर रजिस्टर करा सकती है फॉर रेप। तो अगर वाइफ और हस्बैंड का बीच में जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है, ऑर्डर्ड है, और इंटरकोर्स हो जाता है, तो वाइफ के पास ये राइट भी आ जाता है, तो बी अलर्ट, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 2 दैट इज वंस अ डिग्री इज पास्ड नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहैबिट विद द अदर पार्टी। तो कोहैबिट का राइट खत्म हो जाता है, मतलब नो राइट ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है। देन फीचर्स क्या है ये आप देख लोगे, दैट इज लीगल सस्पेंशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मैरिज चलती रहती है बट मैरिटल स्टेटस स्टे लग जाता है तरीके से, ठीक है। ग्राउंड्स क्या है, जो डाइवोर्स के हैं। इफेक्ट क्या है, नो लीगल ड्यूटी टू कोहैबिट, कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं है कोहैबिट की। देन पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन क्या है, पार्टी में रेज्यूम कोहैबिटेशन एनी टाइम, मतलब इसके लिए कोर्ट भागने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी मर्जी से वापस आ सकते हो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। देन ग्राउंड्स क्या है जुडिशियल सेपरेशन के, पहला एडल्ट्री, भाई अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एडल्ट्री कर रहा है तो दूसरा पार्टनर के पास राइट है कि वो अलग हो सकता है। क्रुएलिटी, मारपीट, चाहे मेंटल क्रुएलिटी या मॉनिटरी या फिर इमोशनल क्रुएलिटी। देन डेजर्शन, छोड़ दिया है, 2 साल से ज्यादा हो गया है। देन कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, कन्वर्ट हो गया है। इनक्यूरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, भाई दिमागी कोई ऐसी दिक्कत आ गई जो ठीक नहीं हो सकती। वर्लुएंट एंड इनक्यूरेबल लेप्रोसी, ठीक है। वेनरल डिजीज, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संन्यास ले लिया है, बीमारी हो गई है। एंड प्रिज्यूम्स टू बी डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ क्या है, अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज्यादा से गायब है और उसके जो नियर अबाउट्स हैं, जैसे उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर, उन्हें भी नहीं पता उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कि भैया वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। तो अगर प्रिज्यूम्ड डेथ है तो उस केस में मतलब 7 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति गायब है, तो जो कपल उसका है, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्पाउस उसका है, वो चाहे तो उसका जुडिशियल सेपरेशन करवा सकता है या फिर वो दूसरी मैरिज भी कर सकता है। देन नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो मान लो आरसीआर की डिग्री हो गई बट फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हो गई बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो जब आरसीआर की डिग्री हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। बट जब जुडिशियल सेपरेशन की हो गई तो उस पर स्टे लग गया, तो ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन वाला ही डिग्री ओवर रूल करेगी इसको, आरसीआर को, और उसमें नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन राइट्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो कोहैबिटेशन की बात है उसको खत्म किया जा सकता है बाय जुडिशियल सेपरेशन। देन स्पेशल ग्राउंड्स फॉर वाइफ है, दैट इज बाइगेमी, रेप, सोडोमी एक्सेट्रा। तो अगर मान लो कोई पर्सन है, हस्बैंड है, उसके ऊपर चार्ज लगा है बाइगेमी का, मतलब उससे दूसरी शादी की हुई है, रेप का, या फिर रेप कन्विक्ट है, या सोडोमी, या फिर कोई अननेचुरल सेक्स करता है वो, ठीक है, अननेचुरल सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उस केस में उसको क्या होगा, उसके पास, वाइफ के पास एक ग्राउंड है कि वो जुडिशियल सेपरेशन करा सकती है, प्लस एक और राइट है उसके पास, वो डाइवोर्स भी क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन नंबर 13।
देन दीज आर योर एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद ये लैंडमार्क केस लॉज हैं, आप देख लोगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये आपका इफेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, ये मैं सारी चीजें डिस्कस ही कर चुका हूँ, टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइडेड है, तो आप एक बार पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। अब सबसे पहली बात आप ये समझो कि जब भी कोई डाइवोर्स पिटीशन आती है तो कोर्ट इजीली डाइवोर्स नहीं देता, बिकॉज कोर्ट का काम क्या है, मैरिज को प्रोटेक्ट करके चलना, मैरिज को बचाना उसका मेन प्राइमरी ड्यूटी है। तो सबसे पहले वो मीडिएशन सेंटर में भेजता है, और वहां पे अगर बात नहीं बनती तो उसके बाद कोर्ट में आते हैं, तो कोर्ट में भी बात बनाने की कोशिश की जाती है बजाय कि डाइवोर्स पे फोकस करने के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन एक एस्पेक्ट है। मान लो आप डाइवोर्स की एप्लीकेशन के लिए आए, आपसे जैसा हमने बोला कि भाई डाइवोर्स नहीं, जुडिशियल सेपरेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब जुडिशियल सेपरेशन हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया जुडिशियल सेपरेशन को भी, तो उस केस में आप फिर डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हो कि भाई 1 साल से ज्यादा हो गया, हमारे बीच में नहीं बन रही, हमारे बीच में कोई स्कोप नहीं है, हमें डाइवोर्स दे दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये प्रिलिमिनरी स्टेप है, मतलब डाइवोर्स से पहले वाला स्टेप है, मैं बता चुका हूँ, तो ये प्रैक्टिकली इस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। देन दिस आर योर मिसयूज और लिमिटेशंस, आप एक बार देख लोगे, ये सारी चीजें उसी के इंटरप्रिटेशन से निकली हुई हैं। देन प्रोसीजर टू ऑब्टेन जुडिशियल सेपरेशन क्या है, फाइलिंग ऑफ पिटीशन, तो आप सेक्शन 10 में पिटीशन फाइल करोगे, ग्राउंड्स बताओगे किस ग्राउंड पे सीख कर रहे हो, और या तो डिग्री पास कर देगा, या फिर मीडिएशन के लिए रेफर कर देगा, या फिर काउंसलिंग कराएगा, ठीक है। और फिर भी ना हो पाए, पार्टीज अगर नहीं कर पा रही हैं, तो जो डिग्री है वो फाइनल हो जाएगी, मतलब पार्टीज अगर एक साथ नहीं रहना चाहती तो डिग्री जो है जुडिशियल सेपरेशन की वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। अब ये देख लोगे डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। तो ये बेसिकली टेबल है, ये अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी आपको मैंने डाइवोर्स बताया नहीं है, तो अभी हम डाइवोर्स डिस्कस करेंगे तो आपको ये टेबल इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। तो अब मैंने पहले बोला था कि जो हिंदू लॉ है वो बना है हिंदू कस्टम्स से, मतलब मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, इनके थ्रू। तो इनमें अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें तो डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। भाई आपको किस्मत में था, आपको अच्छा मिला, बुरा मिला, ठीक है, तो आपको उसी के साथ रहना है, आपके कर्म है, ठीक है। बट हमारे लॉ में एक प्रोविजन आ गया डाइवोर्स का कि आप अलग हो सकते हो, एक दूसरे का सर फोड़ दो, उससे अच्छा अलग हो जाओ, ठीक है। तो अब थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स क्या है, फर्स्ट इज फॉल्ट थ्योरी, भाई किसी की कमी है, किसी को दिक्कत है, कोई गलती कर रहा है, तो फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पे दूसरी पार्टी को रिलीफ दिला दो, अलग कर दो, ठीक है। देन दीज आर योर एग्जांपल एंड दिस इज योर केस लॉ, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, मतलब दोनों ही एक दूसरे से उब चुके हैं, आजकल जो सेलिब्रिटीज के बीच में चल रहा है, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डाइवोर्स हो रहा है, दोनों एक दूसरे से उब चुके हैं, दोनों का मन भर चुका है, भैया आप अलग हो जाते हैं, कोई मतलब है नहीं, ठीक है, मतलब वो वाली बात बचानी, वो स्पार्क, वो चाम बचानी, तो अलग होने का सोच लिया, ठीक है। तो दोनों पार्टी की मर्जी है, कोई ब्लेम, कोई फॉल्ट किसी का नहीं है, और जो प्रोविजन है वो सेक्शन 13 भी है, और फॉल्ट के लिए प्रोविजन क्या है, सेक्शन 13, ठीक है। फॉल्ट के लिए प्रोविजन सेक्शन 13 है, और जो नो फॉल्ट है वो प्रोविजन नंबर सेक्शन 13 कैपिटल बी, मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। देन इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी, जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट स्टैट्यूटरी, मतलब क्या है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन आपको हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं मिलेगा फॉर हेडिंग इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द। अब ये क्या होता है कि भाई हर चीज, हर हथकंडा बना के देख लिया, साम दाम दंड भेद, मगर हस्बैंड वाइफ तो साथ में रहने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। भाई हो ही नहीं सकते एक साथ, कोई भी तरीके से नहीं हो सकते, और ना हमें कूलिंग पीरियड चाहिए, ना हमें कोई भी ऐसा कुछ वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिवोर्स, हम तो पगला गए, हमें चाहिए डिवोर्स। और डिवोर्स लेने के लिए हम इतने पागल हैं कि हमें वेटिंग पीरियड, जो म्यूचुअल कंसेंट का होता है वो 6 मंथ्स का होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब जब फर्स्ट पिटीशन फाइल की जाती है और सेकंड पिटीशन के बीच में जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 6 मंथ्स का होता है, वो भी हमें नहीं, हमें कुछ भी नहीं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जजमेंट तो दी ही दी है, प्लस आर्टिकल नंबर 142 में जब ऐसी स्थिति हो जाए कि भैया एक दिन भी साथ रहेगा, सर फाड़ देंगे एक दूसरे का, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और वहां से डाइवोर्स ले लो, ठीक है। तो जनरली ये बहुत लिमिटेड केसेस में होता है जब इतना ज्यादा खून खौला हुआ हो पार्टीज का, बट ऐसा प्रोविजन है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो जो है वो स्पेशली इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू एस्टैब्लिश जस्टिस, दैट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम, ठीक है। देन नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, ये आपका केस है, ठीक है, एंड देन दिस इज योर केस, ठीक है। तो बेसिकली इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, मतलब कि भाई ऐसा टूट चुका कि अब नहीं जोड़ सकता। भाई एक कहावत थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भाई गांठ पड़ने के बाद भी नहीं जुड़ रहा है वाला केस, तो ठीक है, तो इस तरीके का मैटर है, तो भैया आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, वही आपका मदद कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास फैमिली लॉ में ये पावर नहीं है। देन फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ, तो कंटेस्टेड डाइवोर्स सेक्शन 13, मतलब क्या है, वन स्पाउस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, जिसको मैंने बोला था फॉल्ट बेस्ड, ठीक है, फॉल्ट बेस्ड है, जहां पे एक पार्टनर की कमी है,
गलतियां हैं जिसके बेसिस पे आप डाइवोर्स ले रहे हो अंडर सेक्शन नंबर 13, इसको बोलते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, ठीक है। अब ग्राउंड फॉर कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या है, सेक्शन 13 क्लॉज 1, ठीक है। अब एडल्ट्री, भाई दोनों पार्टी के लिए है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं इसमें। एडल्ट्री चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे, इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, प्लस मेंटल क्रुएलिटी, ठीक है। क्रुएलिटी दो तरीके की है, फिजिकल और मेंटल, तो अगर एडल्ट्री हो रही है तो एडल्ट्री तो हो ही रही है, प्लस मेंटल क्रुएलिटी भी हो रही है, ठीक है। के बाद डेजर्शन, डेजर्शन मतलब अबेंडमेंट फॉर एटलीस्ट 2 years विदाउट रीजनेबल कॉस्ट, 2 साल से छोड़ा हुआ है भैया, कौन कहां रह रहा है कुछ नहीं पता, कोई मतलब नहीं है, आते भी घर में आए हैं तो भी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ये कोई भी मतलब लगाव नहीं हस्बैंड वाइफ वाला, और छोड़ा हुआ है 2 साल से ज्यादा हो गया, डाइवोर्स ले लो, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 13। देन कन्वर्जन, भाई हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने कन्वर्ट कर लिया कोई और रिलीजन में तो हो गया भाई डिवोर्स का ग्राउंड, ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, मेंटल इलनेस हो गई किसी को तो क्या है, कोएबिटेशन इंपॉसिबल है, डाइवोर्स ले लो। लेप्रोसी, ये अब हट चुका है, बिकॉज ये पहले ग्राउंड हुआ करता था बट अब ये हट चुका है। रीजन कि भाई आपने मैरिज केवल मजे लेने के लिए तो नहीं की होगी, आपने कुछ जिम्मेदारियां भी तो आई होंगी मैरिज के साथ साथ, जरूरी थोड़ी कि आप केवल शादी कर रहे हो ताकि मजा आए लाइफ में, भाई आपको पैसा चाहिए था, जो भी था, जो भी रीजन था, आपने शादी की उससे, उस रीजन के बाद अगर मान लो कोई आपके हार्ड कमिंग्स आती हैं, कोई हर्डल्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो शादी में वो भी तो चीज इंक्लूडेड होती है, ऐसा थोड़ी कि भाई तब आ जाए तो हम छोड़ के चले जाएंगे। तो लेप्रोसी अब एक ग्राउंड नहीं है, अगर किसी के ऐसे तो कोई दिक्कत हो, भगवान ना करे, तो उस केस में उसे उसकी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। वेनरल डिजीज मतलब कम्युनिकेबल है, मतलब सेक्सुअल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है एंड HIV/AIDS टाइप की डिजीज है, तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, बिकॉज उसमें आपके डिजीज को फैलने के चांसेस है, ठीक है। देन रिनाउंसिएशन, संन्यास ले लिया तो संन्यास ले लिया, फिर जाए फिर संन्यास ले फिर, ठीक है। संन्यास क्या है, इंटेंशन ऑफ सिविल डेथ, मतलब उसका सामाजिक दायित्व से काम खत्म, सेवानिवृत्त, ठीक है। इसलिए अब जो उसका स्पाउस है जो बचा, वो किसी भी जगह पे शादी कर सकता है, मतलब डाइवोर्स क्लेम कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है। प्रिजम्पशन डेथ, मिसिंग फॉर 7+ ईयर, 7 साल से ज्यादा गायब है तो डाइवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 13 क्लॉज 2 पे, जो कि सिर्फ वाइफ के लिए, अभी तक थे हस्बैंड वाइफ दोनों, अब सिर्फ वाइफ के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए तो कोई स्पेसिफिकली ग्राउंड है नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के कि अगर वाइफ मैरिज से पहले किसी और से प्रेग्नेंट थी तो वो वॉइडेबल मैरिज है, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं है। वॉइड कन्वर्ट, देखो मैरिज को वॉइड कराना एक अलग बात है और डाइवोर्स लेना एक अलग बात है। डाइवोर्स कहां पे होता है, इन वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज प्रूव होगी तब डाइवोर्स होगा, वॉइड मैरिज हो गई तो डाइवोर्स को तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर वाइफ पहले से प्रेग्नेंट है तो वॉइडेबल मैरिज है ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड, और हस्बैंड चाहे तो उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, डाइवोर्स के ग्राउंड वो नहीं है, ठीक है। देन बाइगेमी, हस्बैंड हैज अनदर वाइफ फ्रॉम अर्लियर मैरिज, तो पहले से अगर उसकी शादी हो रखी है तो क्या है, डाइवोर्स का ग्राउंड है। रेप, सोडोमी, बिस्टैलिटी, हस्बैंड कन्विक्टेड ऑफ दीज ऑफेंसेस, मतलब क्या है, कोई भी इस तरीके का ऑफेंस जो कि उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, उस पर वो कन्विक्टेड है तो सजा मिल चुकी है। मेंटेनेंस, मतलब कन्विक्टेड का मतलब क्या हुआ, सजा मिल चुकी है, एक्यूज नहीं है, कन्विक्टेड है, ठीक है। तो अभी उस पर इल्जाम नहीं चल रहा है, केस नहीं चल रहा है भाई, केस के बाद जजमेंट आ चुकी है, ठीक है। मेंटेनेंस, नो कोहैबिटेशन आफ्टर कोर्ट ऑर्डर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है, वाइफ को मेंटेन नहीं करता, लाइफस्टाइल उसके मेंटेन नहीं करवाता, तो दैट इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। चाइल्ड मैरिज रेपुडिएशन, तो अगर 15 साल के मैरिज 15 साल से पहले हुई तो वाइफ रेपुडिएट कर सकती है बिफोर 18, ठीक है। तो 18 से पहले उसको छोड़ा जा सकता है, लीव किया जा सकता है, ठीक है। अब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की अगर मैं बात करूं सेक्शन 13B, तो 1 साल कम से कम इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को अलग रहना चाहिए, और म्यूचुअली एग्री हो कि शादी को खत्म कर दिया जाए तो होगा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। फिर जॉइंट पिटीशन जाएगी, और इन जॉइंट पिटीशन में 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों के बीच में पीरियड होता है 6 मंथ। तो ये जो 6 मंथ्स का पीरियड है इसको वेव किया जा सकता है एज पर द जजमेंट जो मैंने अभी आपको इनिशियली बताई थी, ठीक है। दैट इज अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। तो इसमें 6 मंथ्स इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कूलिंग पीरियड इज नॉट मैंडेटरी एज पर द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं डाइवोर्स आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब जुडिशियल सेपरेशन हो गया, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन विद इन 1 ईयर आफ्टर डिक्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन। भाई या तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ गई कि भाई आप दोनों अलग रहोगे, डिवोर्स होने वाला है, मगर अभी अलग रहोगे, 1 साल हो गया उसके बाद, या फिर रेस्टिट्यूशन की डिग्री आई उसको नहीं माना तो 1 साल हो गया, तो उस केस में ये क्या है, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है अंडर सेक्शन नंबर 13(1)(a) कैपिटल ए, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइवोर्स क्या है, सबसे पहले तो आपको राइट मिल जाता है, आप दूसरी शादी कर सकते हो। मेंटेनेंस का राइट मिल जाता है कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, मतलब वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की कस्टडी के लिए आप केस कर सकते हो, किसको कस्टडी मिलेगी ये कोर्ट आपको बताता है।
देन प्रॉपर्टी एंड एलिमनी सेटलमेंट्स, जो प्रॉपर्टी और एलिमनी राइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। देन नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू मैट्रिमोनियल राइट्स, तो मैट्रिमोनियल राइट्स के आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये आपको मैं बता ही चुका हूं। तो जो बेसिकली क्या है, बहुत ही गंदा प्रोसेस होता है, अगर मैं आपको रियल लाइफ में बताऊं तो बहुत ही गंदा प्रोसेस होता है जब कोर्ट में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे की प्राइवेट बातें कोर्ट में ओपनली शेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक कॉमेडी का माहौल होता है, प्लस बहुत ही गंदा माहौल होता है। तो वो चीज सोशल स्टिग्मा देता है, प्लस वो चीज बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। बेसिकली फॉल्स एलिगेशंस की लड़ी लगी हुई होती है, हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे, दोनों फॉल्स एलिगेशन लगाने में एक से एक माहिर। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। प्लस जो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन वाला जो ग्राउंड है वो जनरली यूज किया जाता है फॉर गेटिंग डाइवोर्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑल्सो, जहां पे कोर्ट को ये कन्विंस किया जाता है कि हम इस मैरिज में कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोर्ट की कोशिश यही रहती है कि डाइवोर्स ना हो। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसेंट का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं मेजरली, दैट इज सेक्शन नंबर 13B। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। तो एक साल अलग रहना है, ठीक है, एक साथ में नहीं रह सकते और म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि हम शादी तोड़ दें। सेकंड मोशन और फाइनल डिक्री आती है। तो फर्स्ट मोशन मतलब जब जॉइंट पिटीशन लगाई जाती है बाय हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ्स वेटिंग टाइम होता है, इसको हम वेव ऑफ करा सकते हैं जिसको जल्दी हो उसके लिए। प्लस फिर क्या होता है, फाइनल डिक्री आती है आफ्टर सेकंड मोशन। तो इसके बाद हम सेकंड मोशन तुरंत फाइल कर देते हैं एंड देन फाइनल डिक्री आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनल डिक्री आते ही क्या होता है, डिवोर्स कंप्लीट हो जाता है, डिक्री फॉर द डिवोर्स आ जाती है। ठीक है, अब एसेंशियल कंडीशंस क्या है, ये अब टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेम आप देख लोगे दोबारा, कोई भी इशू नहीं है इसमें। 1 ईयर सेपरेशन, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन, वॉलंटरी म्यूचुअल कंसेंट, जॉइंट पेटिशन, कूलिंग ऑफ पीरियड, यही कंडीशंस हैं इसकी मेन एसेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो जनरली 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या है, जॉइंट पेटिशन होनी चाहिए, फर्स्ट मोशन हियरिंग होनी चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड जो कि वेव हो सकता है, मोशन पेटिशन होनी चाहिए सेकंड वाली, एंड फाइनल डिक्री होनी। ठीक है, उसके बाद ये केस लॉज है, ये आप देख लोगे, इसमें आपको समझने के लिए कोई भी ऐसा बड़ी इशू वाली कोई बात नहीं है, कोई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल देख लोगे एंड देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसमें कुछ ज्यादा प्रैक्टिकलिटी है नहीं क्योंकि ये टाइम सेविंग होता है, दूसरे पे इल्जाम नहीं लगता, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता, ये सब लिख दोगे। उसके बाद देन फाइनल आ जाता है, कैन द कोर्ट ग्रांट म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स इफ वन पार्टी विथड्रॉज द कंसेंट। तो अगर हम सेक्शन 13B की बात करें तो भैया नहीं कर सकते। अगर मान लो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर पिटीशन फाइल करते हैं इन द कोर्ट, और कूलिंग डाउन पीरियड का हम पालन करते हैं, मान लो 6 महीने वेट करते हैं, और 6 महीने बाद जब सेकंड मोशन की बारी आती है तो वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी एक मिसगाइड हो जाता है बाय एनी पर्सन, बाय एनी रिलेटिव और एनी पर्सन, और वो अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लेता है, अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेता है, तो क्या उस केस में म्यूचुअल कंसेंट वाला डाइवोर्स दिया जा सकता है? तो सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग तो नहीं दिया जा सकता, उसमें फाइनल मोशन तक दोनों की कंसेंट होनी जरूरी है, तभी कोर्ट फाइनल डिक्री देगा। बट अगर हम बात करें, क्योंकि फर्स्ट मोशन में कंसेंट थी, सेकंड में नहीं थी, तो आर्टिकल नंबर 142 में फिर से वहीं आ जाओ जहां पे आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में जा रहे थे, आर्टिकल नंबर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, वहां सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में रेयरली डाइवोर्स दे सकता है जहां पे उसको लगे कि सामने वाले का इंटेंशन मेलाफाइड है। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिफरेंस टेबल है, ये आप समझ लोगे, और साथ ही साथ वो वाली टेबल पे रिवाइंड कर लेना वीडियो को, वो वाली टेबल पे भी जा सकते हो जहां पे मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या उस टेबल में कहना चाहता हूं मैं। देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, दैट इज इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, मतलब शादी इस कदर टूट चुकी है भाई, दिल इस कदर टूटा कि अब वो जुड़ नहीं सकता। ठीक है, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउसेस हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर, बाई रिपेयरिंग नॉट पॉसिबल। ऐसे ऐसे जख्म हो गए कि उनको सुधारा नहीं जा सकता, समय भी नहीं सुधार सकता। बोलते हैं ना समय सबसे बड़ा मरहम, तो समय भी नहीं सुधार सकता। नो रीजनेबल चांस ऑफ रिकंसिलिएशन, कोई भी चांस नहीं है कि दोनों पार्टी एक साथ रह सकते। मैरिटल बॉन्ड हैज प्रैक्टिकली सीज्ड टू एग्जिस्ट, भाई मैरिटल बॉन्ड ही नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना कोई इज्जत है, ना कोई रिश्ता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, तो फिर साथ रखने का कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, बट आर्टिकल नंबर 142 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो जहां पे आपका डाइवोर्स ग्राउंड बन सकता है ये, और आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हो इन रेयर केसेस। ठीक है, अब रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, आर्टिकल नंबर 142, एंड सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर बिफोर इट। यहां पे कोई भी सिविल प्रोसीजर या क्रिमिनल नहीं मेंशन्ड है
यहां पे क्या मेंशन्ड है, इट इज अ इनहेरेंट पावर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, इनहेरेंट पावर है कि भाई जस्टिस होना चाहिए, मैटर कोई भी हो, कोई भी कॉज हो, कुछ भी हो, आपके पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जस्टिस डिलीवर करेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कौन सा मैटर है, कौन सा नहीं, ठीक है, जस्टिस होना चाहिए। दिस इज द मेन एम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन दिस इज योर एग्जांपल्स, ये मैं ऑलरेडी पहले भी इरिटेबल ब्रेकडाउन बता चुका हूं और ये आप पढ़ लोगे, इसमें से कोई भी एक दो केसेस आप याद कर लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विद नेम, ठीक है, साइटेशन याद करने की जरूरत नहीं, विद नेम आप कर लोगे, आपका काम चल जाएगा, प्लस एक दो एग्जांपल्स लिख लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका ये टॉपिक भी हो गया ओवर इसी के साथ, ठीक है। अब लॉ कमीशन की 71st रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज है उसको हिंदू मैरिज एक्ट में ऐड कर देना चाहिए था, बट अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3+ ईयर की बात हो रही है, ठीक है, 3+ ईयर। अब करंट स्टेटस क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में अवेलेबल नहीं है, सजेस्टेड इन लॉ कमीशन रिपोर्ट, कोडिफाइड इन हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है, ठीक है। तो यस नो, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो गया ओवर, दैट इज यूनिट 1 ऑफ द फैमिली लॉ इज ओवर। अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।